सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। और आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है। आपको पता है हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का टॉपिक अणुसंख्या गुणधर्म है और अणुसंख्या गुणधर्म का ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पिछले लेक्चर में हमने सारी की सारी बेसिक चीजें पढ़ ली थी, जैसे जो भी अणुसंख्या गुणधर्म से रिलेटेड थी, जैसे कि अणुसंख्या गुणधर्म क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है, एटसेट्रा। तो अणुसंख्या गुणधर्म किसी विलयन के वे भौतिक गुण हैं जो विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उसके आकार पर या उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, ठीक है सर। 4 प्रकार का था, जिसमें से हम आज सबसे पहले वाला पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहला है हमारे पास वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसके अंदर हेडिंग डाल लीजिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब विलेयता टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हम आगे हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम या अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ेंगे, वो सब विलेयता के आधार पर ही पढ़ेंगे। कैसे सर? जैसे अगर हेनरी का नियम हम पढ़ रहे हैं तो वो गैस की द्रव में विलेयता को लेकर हम पढ़ रहे थे। राउल्ट का नियम हमने पढ़ा, वो द्रव की द्रव में विलेयता को लेकर हमने पढ़ा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा ठोस की द्रव में विलेयता को लेकर, यानी कि हम किसी अवाष्पशील ठोस को द्रव में मिला रहे होंगे, उसे मिलाने की वजह से क्या क्या हमारे पास फर्क पड़ता है उस पर, विलयन पर, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला फर्क क्या पड़ रहा? अवनमन का मतलब मैंने आपको कमी बताया था बेटा। अवनमन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था सर? कमी बताया था। किसमें हो रही है कमी? वाष्प दाब में। तो ऐसे समझो कि मैंने क्या करा कि जल में या किसी विलय में अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिला दिया, जिससे उस विलयन के वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाती है। वाष्प दाब में आने वाली इसी कमी को ही हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अवनमन का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाती है। वाष्प दाब में आने वाली इसी कमी को हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। थ्योरी लिख लोगे? बहुत बढ़िया। कहने की बात यह है कि मेरे पास कोई विलायक था, मान लो उस विलायक का जो वाष्प दाब था, विलायक का जो वाष्प दाब था वो मान लो पी नॉट था। ठीक है, शुद्ध अवस्थाओं का दाब हो गया। शुद्ध अवस्था का दाब हो गया मतलब सिर्फ विलायक का, जिसके अंदर कोई चीज उपस्थित नहीं है, सिर्फ विलायक है, यानी कि पानी है तो सिर्फ पानी ही है। ठीक है, ओके सर। तो जो विलयन बना होगा, तो विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाएगा सर? विलयन का वाष्प दाब हो गया पीएस। पी नोट में मैंने कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया। ठीक है, मान लो देखो ये जरा पानी है मेरे पास, इस पानी का जो वाष्प दाब है इस टाइम पे वो पी नोट है। क्या है? पी नोट है। अब मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी। क्या डाल दी सर? चीनी डाल दी। अब ये विलयन बन गया। विलयन बनने के बाद इसका वाष्प दाब कितना है? पीएस है, यानी कि विलयन का वाष्प दाब। जब सिर्फ पानी था तो पी नोट था वाष्प दाब, जब चीनी घोल दी तब वाष्प दाब कितना होगा? पीएस। और वाष्प दाब में कमी आएगी बेटा इसके। क्या आएगी? वाष्प दाब में कमी आएगी। तो मतलब जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो घट जाएगा। पी नोट था, पी नोट से घट के कितना रहेगा? पीएस, यानी कि पी नोट की वैल्यू ज्यादा है पीएफ से। सर कितनी कमी आई है वो हमें निकालना होगा। कितनी कमी आई है, तो कितनी कमी आई है यही देखने के लिए मैं बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू घटा दूंगा। सही बात है। कितने का अंतर आया है, कितनी वैल्यू बढ़ी है? मान लो आपके पास 5 रुपए थे, ठीक है, आपके 2 रुपए कहीं खो गए। 5 रुपए थे, 2 रुपए खो गए। ठीक है, तो आपके पास कितने रुपए बचे? तो 5 में से 2 घटा के तो देखोगे आपके यहाँ सर मेरे पास 3 रुपए बचे। ऐसी बात है। या ऐसे समझ लीजिए कि पहले आपके पास 10 रुपए थे, जब मार्केट में गए आपने कुछ सामान खरीदा, अब आपके पास 5 रुपए रह गए। पहले आपके पास 10 रुपए थे, आप मार्केट में गए, आप कुछ लेने के लिए, चीनी विन्नी लेने के लिए,
अब आपके पास 5 रुपए बचे, तो कितने का कमी आई आपके अंदर? तो सर 10 में से 5 घटाओगे। तो वही मैंने यहाँ पे किया कि सर पी नोट में से पी एस घटाओगे, तभी तुम्हें कमी का पता चलेगा। अवनमन का मतलब बेटा कमी है, वाष्प दाब में कितनी कमी आई है हमें तभी पता चलेगा जब हम ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू घटा देंगे। ठीक है बहुत बढ़िया सर। बराबर होता है ये, बराबर होता है ये काई बी के। चलो वो हम बाद की बात करेंगे। ठीक है, ये जो चीज मैंने आपके सामने लिखी है ना बेटा, पी नोट माइनस पी एस, ये है वाष्प दाब में अवनमन। क्या है? वाष्प दाब में अवनमन। सर लेकिन हमें तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकालना है। आपेक्षिक, आपेक्षिक का मतलब होता है बेटा रिलेटिव। रिलेटिव मतलब रिस्पेक्ट में, किसी के सापेक्ष, किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के सापेक्ष। अब हमेशा सापेक्ष लिया जाता है बड़े वाली वैल्यू का, यानी कि आप इसे डिवाइड कर दोगे पी नोट से। पी नोट के सापेक्ष कितनी कमी आई है वाष्प दाब में? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में पी नोट के आपेक्ष कितना अवनमन हुआ है, सापेक्ष कितना अवनमन हुआ है, उसे बोलते हैं हम क्या? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को इससे प्रदर्शित किया जाता है, पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन हुआ है, वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन हुआ है वो मोल प्रभाज के, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये बोल रहा था मैं राउल्ट भैया ने। यहां से आपको एक राउल्ट का दूसरा नियम पढ़ाया जाएगा। इतना अगर आपने उतार लिया हो, इतना अगर मैंने आपने उतार लिया हो, मैं सरफ कर दूं। ठीक है, इससे प्रदर्शित किया जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को। अब यहां से हमारा राउल्ट का दूसरा नियम आएगा। तो चलिए दोस्तों, राउल्ट भैया ने क्या बोला था अपने सेकंड नियम में? उन्होंने बोला था इस नियमानुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यह नियम अति तनु विलयनों पर लागू होता है। अति तनु से मतलब क्या है? जिसमें बहुत ज्यादा पानी होगा, जिस विलयन में पानी की मात्रा यानी कि विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, उन विलयनों पर यह लागू होगा। ठीक है, अब सर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट था, और सर विलय का मोल प्रभाज होता है काई बी। क्या होता है? काई बी। इस एक्स को हम काई बोलते हैं। तो सर ये फॉर्मूला आ गया क्या हमारे पास मोल उसका, पहले वाले अनुसंख्यक गुणधर्म का? बिल्कुल। तो पहले वाला अनुसंख्यक गुणधर्म का फॉर्मूला आ गया बेटा आपके सामने, ये रहा। पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट बराबर होता है काई बी। ठीक है, जहां पे काई बी क्या है? विलय का मोल प्रभाज। पी नोट क्या है? विलायक का या शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, और पी एस क्या है? विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, इसकी सहायता से आप न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए मैं अलग से आपको चीजें समझाऊंगा। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको जो फॉर्मूले का यूज करना है, देखो ये सिर्फ होगा इस थ्योरी को लेकर, जो थ्योरी राउल्ट भाई साहब ने दी थी। ये जो आपको थ्योरी, अगर थ्योरी पूछ ली जाए आपके पेपर के अंदर की उसमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो उसमें ये फॉर्मूला लिख के छोड़ देना। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो न्यूमेरिकल आपको इस वाले फॉर्मूले से सोल्व करने, पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट बराबर आई डॉट काई बी। अब सर ये आई क्या है? आई होता है यहाँ पे वांट हाफ फैक्टर। अब ये वांट हाफ फैक्टर क्या है, इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे पूरा। ठीक है, जब न्यूमेरिकल में कराऊंगा इस टॉपिक को लेकर तब मैं आई के बारे में बता भी दूंगा। सही बात है, ओके सर। तो दोस्तों, जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन था वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर आ गया था। अब विलय का मोल प्रभाज का एक फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है? जो काई भी होता है वो बराबर होता है एनबी बटे में एनए प्लस एनबी के। ठीक है, हमें ये बात पता है, चूंकि काई भी बराबर होता है एनबी प्लस में एनए प्लस एनबी। और मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो नियम है ना, ये हमारे पास अति तनु विलयनों पर लागू होता है, जिसमें कि विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा है, यानी कि एनए की वैल्यू एनबी से बहुत ज्यादा है। और आप एक बात बताओ, अगर आप 100 वाली वैल्यू में 100 में अगर आप 0.1 जोड़ोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? 100.1 कोई ज्यादा फर्क पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा इतना खास।
तो वही बात है, जो कि Na की वैल्यू बहुत बड़ी है, Nb की वैल्यू बहुत छोटी है, तो Na को और Nb में जोड़ोगे तो लगभग Na ही आएगा, लगभग Na ही आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि काय बी की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं Nb बटे Na, फॉर्मूले के अंदर Nb बटे Na। तो P नोट माइनस पी एस बटे पी नोट क्या बन गया सर, Nb बटे Na, Nb बटे Na, ठीक है। अब Nb का भी एक फॉर्मूला होता है सर, W बटे M, ये B आ जाएगा WB बटे MB, और Na का होता है WA बटे MA, WA बटे MA, निचले वालों की निचले में गुना हुआ, ऊपरले वालों बीच वालों की बीच में गुना, ठीक है। तो WB बटे MA आ जाएगा। आगे अगर मैं इस फॉर्मूले को और बढ़ाऊं तो P नोट माइनस PS बटे P नोट बराबर होगा WB की गुना MA में, WB गुना MA, और नीचे WA की गुना MB में। इतनी मैथ्स तो सभी से आती होगी, MB गुना WA, WB की जगह मैं WA लिख सकता हूं और नीचे MB। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। इस फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए यहाँ पे आई का आना बहुत जरूरी है, ध्यान रखियो आई का आना। आई क्या है सर, आई है वांटा फैक्टर। आई के बारे में थोड़ी सुन लो जरा। देखो जरा, जितने भी आपके पास अगर चीनी बोल दिया जावे, आपको ग्लूकोज बोल दिया जावे, आपको यूरिया बोल दिया जावे, ठीक है ना, चीनी होगा, चीनी को ही सुक्रोज बोलते हैं बेटा, कभी सुक्रोज सुन के घबरा जाओगे, सुक्रोज क्या है, चीनी या सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया, ठीक है ना, या इसके अलावा कोई कार्बोहाइड्रेट है ना, या कोई ऐसा यौगिक जो आयनों में नहीं टूट सकता, उन सब के लिए जो आई की वैल्यू होगी, जो आई की वैल्यू होगी वो हमेशा एक होगी। आई की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा एक होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो आयनिक चीज है, मान लो NaCl, मान लो MgCl2, तो जब मैं NaCl को तोड़ूंगा तो ये दो आयनों में टूट जाएगा, एक Na में और एक Cl में, तो इसकी जो आई हो जाएगी वो हो जाएगी 2। जो जितना आयनों में टूटेगा उसकी आयु उतनी हो जाएगी। जैसे Mg और 2 Cl टोटल 3 हो गए, तो इसके लिए आई का वैल्यू कितनी होगी, 3। मान लो आपके सामने आ गया AlCl3, एक Al है 3 Cl है, तो इसके आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ऐसे तो आई की वैल्यू आप ऐसे बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। मान लो सर HCl हो गया, एसिड हो गया HCl, तो एक H होगा इसमें, एक Cl होगा, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सोल्व करते समय आई की भी वैल्यू निकाल सकते हो। यहां से आई से गुणा करनी है बस, और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। पहला वाला अनुसंख्यक गुणधर्म आप बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर कुछ भी आपको हल्की सी कमी लगती है तो आप एक बार लेक्चर को और दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल में आपको फिर बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल का मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा जब मैं आपको पूरा वांटा फैक्टर पढ़ा दूंगा। अभी न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा तो हो जाएंगे, न्यूमेरिकल भी सोल्व मुझे पता बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पहले वांटा फैक्टर को एक बार अच्छे से पढ़ा दूंगा, आई को, उसके बाद सबका ही न्यूमेरिकल एक साथ ले लेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं तक स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। और नेक्स्ट लेक्चर में हम हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उलझन दोनों टॉपिक खत्म कर देंगे, ठीक है।